हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है डीसीसी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के समास से रिलेटेड जो मुख्य ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम क्लास 10th का मैट्रिक का हो या क्लास 12th का इंटर का हो, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम होता है, या आप मान लीजिए सीटेट का तैयारी या स्टेट सब का तैयारी कर रहे हो, तो उसमें ये सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक ना, समाज से रिलेटेड। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इससे रिलेटेड, समाज से रिलेटेड कौन कौन से वो मुख्य ऑब्जेक्टिव होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक ना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष्य आप पढ़े होंगे। विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय के योग से जो समास बनता है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य, ठीक ना, और उपमान और उपमेय, उपमान और उपमेय के योग से जो समास बनता है, विशेषण और विशेष या उपमान और उपमेय के योग से जो समास बनता है उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास। पहला का क्या हो जाएगा? सी। दूसरा है, संधि और समास में क्या समानता है। संधि, आप जानते हैं संधि भी क्या होता है? वो संक्षिप्त रूप होता है, संक्षिप्त करता है। और समास भी क्या होता है? ये भी संक्षिप्त ही करता है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। दोनों, संधि भी शब्द को संक्षिप्त कर देता है और समास भी शब्द को क्या कर देता है? संक्षिप्त कर देता है, बड़े को छोटा कर देता है। इसीलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा तीसरा क्वेश्चन, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा। तो आप अच्छे से जानते हैं कि प्रथम शब्द संख्यावाची जो होता है किस समास का होता है? द्विगु समास का होता है। द्विगु समास जो होते हैं, इसका पहला पद जो होता है, प्रथम शब्द जो होता है वो क्या होता है? संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो कौन सा समास? द्विगु समास। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है, किसमें सही समासिक पद है। किसमें सही समासिक पद है। तो समासिक पद पहचानने के लिए कह रहा है कि किसमें सही समासिक पद है। पहला ऑप्शन है पुष्प धन्वी, पुष्प धन्वी। दूसरा है दिवारात्रि और तीसरा त्रिलोकी। चौथा है डी नंबर में मंत्री परिषद। ए में पुष्प धन्वी, दूसरा दिवारात्रि, तीसरा त्रिलोकी और डी नंबर में है मंत्री परिषद। आप जानते हैं दिवारात्रि, आप पढ़े होंगे ऑप्शन, ये जो आपका बी नंबर का दिख रहा है दिवारात्रि। दिवारात्रि का मतलब, दिवा का मतलब होता है दिन, रात्रि का मतलब रात। तो इसको अगर हम विग्रह करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा? दिवा और रात्रि, दिवा और रात्रि, दिवा और रात्रि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिवारात्रि। जैसे आपको ये इस रूप में भी पूछा जाता है, रात दिन, रात दिन कौन सा समास है। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो रात और दिन होगा। रात और दिन, इसके बीच में और चिन्ह क्या रहता है? छिपा हुआ। जिस समास में क्या रहता है? बीच में और चिन्ह छिपा हुआ रहता है, उस समास को कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। कौन सा? द्वंद्व समास कहते हैं। और द्वंद्व समास भी अकेला ऐसा समास होता है जिसका दोनों पद जो होता है वो प्रधान होता है। जैसे यहाँ देखिए, रात और दिन, तो रात भी प्रधान है, दिन भी प्रधान है, दोनों पद प्रधान है इस समास का। और बीच में कौन सा चिन्ह रहे? ये छिपा, योजक और छिपा हुआ रहता है, योजक चिन्ह लोप रहता है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। और ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि किसमें सही समासिक पद का, किसमें सही समासिक पद है। तो वो किसमें है सही समासिक पद? दिवारात्रि में है। दिवारात्रि सही समासिक पद है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समास शब्द का अर्थ है। समास शब्द का अर्थ आप जानते हैं, शुरू में ही हम आपको बताए थे कि समास शब्द जो होता है ये संक्षिप्त होता है, ये शब्दों को क्या कर देता है? छोटा कर देता है। तो आप अगर ऑप्शन को पढ़ेंगे तो इसी में पहला ऑप्शन कह रहा है संक्षेप, व्यास, टिप्पणी, सार। इनमें से ये तीनों जो है, इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संक्षेप। क्या हो जाएगा सही आंसर? संक्षेप। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला 5वां नंबर का आता है, निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है। निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है। द्वंद्व समास आप जानते हैं जिसका दोनों पद प्रधान होता है और बीच में क्या होता है? और लगा हुआ रहता है और छिपा हुआ रहता है, ठीक ना। तो देखिए, पाप पुण्य
बी में है धराधर, सी में है कला प्रवीण, डी में है त्रिभुवन। आप देखिए शुरू वाला ही यहाँ पे पाप पुण्य, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य, तो दोनों पद प्रधान है और बीच में क्या है, और है छिपा हुआ, तो यही हो गया क्या आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, पाप और पुण्य। अगला कह रहा है 7 नंबर का, निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास किस पद में है। द्विगु समास, ठीक ना, द्विगु समास क्या होता है, जिसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है। कैसा होता है, संख्यावाचक। तो इन सारे ऑप्शन में देखिए तो पहला है ए नंबर में पंचवटी, बी है वनगमन, सी है आजन्म और डी है संदर्भ। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन ही है पंचवटी, तो पंच मतलब क्या होता है, 5, संख्यावाचक है पहला पद, इसीलिए ये जो है पंचवटी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 7 का क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए अगला 8 का, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति, यथाशक्ति जो होता है इसका सही विग्रह पूछा जा रहा है, यानी यथाशक्ति को तोड़ के हम कैसे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, आप देखिए इसका विग्रह हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। क्या कह रहा है, ए में है जैसी शक्ति, ठीक ना, बी में है जितनी शक्ति, सी में है शक्ति के अनुसार और डी में है यथा जो शक्ति। आप देखिए इसका विग्रह अगर हम करेंगे यथा शक्ति का मतलब क्या होता है कि आपके पास जैसी शक्ति रहती है उसके ही अनुसार की बात की जा रही है, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ देखिए शक्ति के अनुसार कौन सा है, सी, शक्ति के अनुसार। आप अगर इसका सही विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा, शक्ति के अनुसार, जैसा आपके पास बल रहेगा आप वैसा ही ना कोई काम कीजिएगा, तो यथा शक्ति ये काम करो, तो शक्ति के अनुसार ही कोई काम कीजिए, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। 9 का, पाठशाला में कौन सा समास है, तो पाठशाला आपसे पूछा जा रहा है, पाठशाला जो है इसमें कौन सा समास है। 9 नंबर में ऑप्शन ए कहता है तत्पुरुष समास, बी कहता है कर्मधारय समास और सी कहता है बहुब्रीहि, डी कहता है द्विगु। तो पाठशाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए अगला क्या कहता है, राजपुत्र में कौन सा समास है, क्या है, राजपुत्र में कौन समास है, तो राजपुत्र में कौन सा हो जाएगा, राजपुत्र में हो जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष, क्योंकि यहाँ पे देखिए संबंध बता रहा है राजा का पुत्र, इसका अगर विग्रह करेंगे, राजपुत्र का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र जो है उसको कौन सा समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। राजा का संबंध पुत्र से है या पुत्र का संबंध राजा से है, तो कोई राजा है उसका कोई पुत्र है, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, राजा का पुत्र। तो इसका विग्रह किए तो का चिन्ह आ रहा है ना बीच में, का चिन्ह, तो ये क्या है, यही हमको बताता है कि ये कौन सा समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष, क्योंकि संबंध का ही चिन्ह क्या होता है, संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, का चिन्ह होता है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, ये जो सही आंसर होगा क्या होगा, संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा नीलकमल, अगला क्या है, नीलकमल, अगला क्या है हमारा, नीलकमल। नीलकमल में कौन सा समास है, पूछ रहा है नीलकमल में कौन सा समास है। नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, जो कमल है जो आ रहा है ना, तो आप जानते हैं है जो जिसमें भी आता है विग्रह करने पर जहाँ है जो आता है जिस समास में, तो वो समास कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है। तो कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय का आंसर हो जाएगा। तो नीलकमल कौन सा समास है, नीलकमल है आपका कर्मधारय समास। नीलकमल कौन सा समास है, कर्मधारय समास, ठीक ना। तो नीला है जो कमल, नील कमल, कर्मधारय समास। 11 का कितना हो गया, बी। अब चलते हैं 12 पे, लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर में कौन सा समास है। देखिए लंबोदर में कौन सा समास है, तो इसका विग्रह करेंगे तो आप देखिए लंबोदर, लंबी है उधर जिसकी, लंबी है उधर जिसकी अर्थात गणेश, यही ना होता है इसका अर्थ, अर्थात गणेश। लंबोदर, लंबी है उधर जिसकी अर्थात गणेश। इसमें देखिए दोनों में से कोनो पद प्रधान नहीं है, ना ही लंबोदर लंबा और ना ही उधर, दोनों में कोई पद प्रधान नहीं है। कोई अतिरिक्त पद जो होता है बाहर से आया हुआ पद प्रधान हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्रधान कौन हो गया है, गणेश। लंबोदर का विग्रह करते हैं तो लंबी है उधर जिसकी, इसका अर्थ क्या हो जाता है, गणेश। तो ये हो गया आपका, ये कौन सा समास, जिसका क्या हो, कोई पद प्रधान नहीं हो और कोई बाहरी पद यहाँ आकर के प्रधान हो जाता है, वो क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो लंबोदर कौन सा समास, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लंबोदर कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। अगला 13 नंबर, पंकज में कौन सा समास है, पंकज में कौन सा समास है। देखिए पंकज में कौन सा समास है, तो आप देखिए पंकज का अर्थ जानते हैं आप लोग क्या होता है, पंकज का अर्थ होता है कमल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बहुव्रीहि समास। वैसा समास जिसका क्या होता है,
कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना ही शुरू का ना ही बाद का पद प्रधान होता है, दोनों में से कोनो पद प्रधान नहीं होता है वही, और कोई बाहरी पद आकर के प्रधान हो जाता है, वैसे समास को ही क्या कहते हैं, वैसे समास को बहुव्रीहि समास कहा जाता है। फिर से हम बोल दे रहे हैं, वैसा समास जिसका क्या होता है, जिस समास का ना तो शुरू वाला पद ना ही बाद वाला पद प्रधान हो, जिस समास का ना ही शुरू वाला पद ना ही बाद वाला पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई बाहरी पद आकर के प्रधान हो जाता है, ठीक ना, इसीलिए इस समास को क्या कहा जाता है, बहुव्रीहि समास। जैसे पंकज, पंकज का अर्थ क्या हो जाता है, कमल हो जाता है, तो यहाँ पे कोई पद प्रधान नहीं है, कोई बाहरी पद प्रधान हो रहा है, कमल प्रधान हो रहा है, इसीलिए ये कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। अगला है 14 का, अनभिज्ञ में कौन सा समास है, अनभिज्ञ में कौन सा समास है, तो 14 में देखिए, 14 का क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ है तो न भिज्ञ, तो यहाँ पे आ रहा है अन आ गया, अन का अर्थ क्या होता है, न, अन का अर्थ न। आपको हम बताए थे पिछले क्लास जब लिए थे हम समास का पूरा डिटेल बता रहे थे, उसमें हमने बताया था कि क्या हो रहा, वैसा समास जिससे क्या हो, शुरू वाला पद क्या हो, न ना अन हो, न ना अन हो, और जिससे निषेधवाचक का बोध हो रहा हो, नकारात्मकता का बोध हो रहा हो, उसे नए समास कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, न ना अन, अन है कि नहीं है, अन है ना, इसीलिए ये कौन सा समास हो गया, ये हो जाएगा आपका नए समास, क्योंकि इसमें क्या है, नकारात्मकता का बोध हो रहा है, क्या हो रहा है, नकारात्मकता का बोध हो रहा है, तो इसीलिए कौन सा समास हो जाएगा, नए समास। अनभिज्ञ कौन सा समास, नए समास। अगला, प्रत्येक में कौन सा समास है, प्रत्येक, तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक, तो इसका विग्रह अगर करेंगे तो प्रति धन एक, यही ना होता है, प्रति धन एक, तो प्रति एक, तो प्रति उपसर्ग है कि नहीं है, उपसर्ग है, इसीलिए ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक ना। प्रत्येक कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अगला 16 में क्या कहता है, चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा में कौन सा समास है, तो चौराहा, यही ना है, चौराहा, तो यहाँ पे चौ का मतलब क्या हो रहा है, चार, चौ का मतलब क्या हो रहा है, चार, संख्या दर्शा रहा है, पहला पद क्या दर्शा रहा है, संख्या दर्शा रहा है, इसीलिए ये कौन सा समास हो जाएगा, ये द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास, द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास ही क्या होती है, संख्यावाचक होती है, जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है उसे ही क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। अगला है हमारा 17 नंबर का, बिना पानी में कौन सा समास है, देखिए क्या कह रहा है, बिना पानी में कौन सा समास है, तो इसका बिना पानी का जब हम विग्रह करते हैं तो बिना पानी का विग्रह क्या होता है, बिना है पानी में जिसके, बिना है पानी में जिसके अर्थात सरस्वती, तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, कोई बाहरी पद प्रधान हो रहा है, यही ना हो रहा है, कोई बाहरी पद प्रधान हो रहा है, तो इसीलिए ये जो है हमारा कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास, क्योंकि बहुव्रीहि ऐसा समास होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई बाहरी पद प्रधान होता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। बिना पानी कौन सा समास है, बिना पानी में बहुव्रीहि समास है। यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, आप जानते हैं यथाशक्ति, यथा जोर शक्ति, यथा धन शक्ति, यही ना है, तो ये कौन सा समास है, ये अव्ययी भाव समास है। आप देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने ऊपर में अभी तुरंत पढ़ा भी है, जैसे यहाँ पूछ रहा था अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है अव्ययी भाव समास, तो यथाशक्ति कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, तो जिसका विग्रह क्या था, शक्ति के अनुसार, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, यथाशक्ति जो है कौन सा समास हो जाएगा, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला देखिए, अज्ञान, अज्ञान में कौन सा समास है, तो अज्ञान आप जानते हैं अज्ञान, जिसको ज्ञान नहीं होता है वही ना अज्ञान होता है, अज्ञानी होता है, तो अज्ञान, न ज्ञान, न ज्ञान, न आ रहा है ना, हम बोले थे न ना अन, अगर किसी में आ रहा है या जिससे निषेधवाचक या नकारात्मकता का नहीं का बोध हो रहा है उसे कौन सा समास कहते हैं, नए समास कहते हैं। तो यहाँ पे अज्ञान, न ज्ञान, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, नए समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, नए समास, कौन सा, नए समास। अगला है 20 नंबर का, कह रहा है आ जन्म में कौन सा समास है, 20 में कह रहा है आ जन्म में कौन सा समास है, तो आ जन्म जो है, आ यहाँ पे दिख रहा है ना, आ जोर आ धन जन्म, आ धन जन्म, तो इसका अगर विग्रह करेंगे तो आ धन जन्म, यही ना होगा। तो आ जो है ये हमारा क्या है, उपसर्ग है, इसीलिए ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। अगला देखिए कौन सा क्या कह रहा है, 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 21 नंबर का, देशाटन कौन सा समास है,
देशाटन जो है हमारा कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष का ही दूसरा नाम क्या होता है, सब चतुर्थी तत्पुरुष का दूसरा नाम होता है संप्रदान तत्पुरुष। क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक ना। देशाटन में कौन सा समास है, चतुर्थी तत्पुरुष समास है। कौन सा, चतुर्थी तत्पुरुष समास है। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सुख दुख में कौन सा समास है, सुख दुख में कौन सा समास है। अब देखिए बीच में योजक चिन्ह है, यहाँ पे और छिपा हुआ है, इसीलिए सुख और दुख, इसका विग्रह करेंगे सुख और दुख का, तो क्या हो जाएगा, सुख और दुख, सुख और दुख। कौन सा समास हो गया, सुख और दुख, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व समास ये ऐसा समास होता है जिसका दोनों पद प्रधान होता है और इसमें और छिपा हुआ रहता है, यही ना होता है। तो सुख और दुख, द्वंद्व समास। किसका उदाहरण है, द्वंद्व समास का। निशा दिवा, निशा दिवा या रात दिन, हमने आपको वहां भी ऊपर भी बताया था निशा दिवा के बारे में। तो निशा का मतलब होता है रात, दिवा का मतलब दिन। निशा और दिवा और रात दिन भी यहाँ पे दिया हुआ या करके, तो रात और दिन कौन सा समास, द्वंद्व समास, सी नंबर, ठीक ना, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला कह रहा है 24 में घोड़ा साह में कौन सा समास है, घोड़ा साह में कौन सा समास है। तो देखिए घोड़ा साह 24 में, घोड़ा साह, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास। घोड़ा साह में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। पंच परमेश्वर में कौन सा समास है, कौन सा, पंच परमेश्वर में कौन सा समास है। अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहेंगे पंच लिखा हुआ है, पंच का मतलब 5 होता है, लेकिन अगर यहाँ देखिए बगल में परमेश्वर है ना, परमेश्वर का अगर आप विग्रह कीजिएगा तो परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, तो ये परमेश्वर जो होता है कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास। आपको यहाँ दूसरे ऑप्शन पे चलना होगा, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। आप देखिए बीच में आ रहा है जो, है जो, इसी से हम पता करते हैं कि ये कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास आप देखिएगा कि जो भी समास होता है, अगर जो भी कर्मधारय समास होगा उसका अगर विग्रह कीजिएगा तो आपको ये बीच में दिखेगा, है जो या के समान, ये दो चीज आपको जरूर दिखेगा, है जो या के समान। इसी से पहचान हो जाती है कि वो समास जो है उसमें कोई भी शब्द दिया गया है तो उसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है कि कौन सा समास है, ये इसी से पहचान हो जाएगा। अगर कर्मधारय समास रहेगा तो उसके विग्रह करने पर के समान या है जो आपको दिखेगा, इससे हम पहचान कर लेंगे कि वो क्या है, कर्मधारय समास है या नहीं है। अगर के समान आ गया तो कर्मधारय समास है जो आ गया तब भी कर्मधारय समास है। जैसे परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, है जो आया ना, इसीलिए कौन सा समास हो गया, ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास, ठीक ना, कर्मधारय समास। और 24 का हम बताए थे घोड़ा साह, घोड़ा साह में कौन सा समास है, तो घोड़ा साह में हमारा क्या है, कर्मधारय समास है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ मज़ेदार ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तब तक के लिए अब बने रहें डीसीसी क्लासेस के साथ।